प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। आज आप लोग करने वाले हैं कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं का पाठ 16 प्रकाश के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो उन्हें शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला प्रश्न है, परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन ऐसी घटना होती है जहां पर एक वस्तु से टकराकर वह प्रकाश दूसरे इसमें चल जाए, कोई भी परावर्तन हो उसका। तो परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये एक हुआ। अगर आपको और दूसरा लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? परावर्तन किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। डायग्राम बनाना है तो इस प्रकार से आप डायग्राम भी प्रकाश के परावर्तन का बना देंगे। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, तो ये परावर्तन के नियम हो गए हैं। दूसरा प्रश्न है, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं? चाक्षुष पद्धति मतलब कि जो देखने में सक्षम नहीं होते हैं ना, जो आंख से देखने में सक्षम नहीं होते हैं वो। तो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने के लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में 6 बिंदुगत पैटर्न होते हैं। कितने? 6 बिंदुगत पैटर्न होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है क्योंकि अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है और सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेकर लेजर टॉर्च का उपयोग रेटिना को क्षति तक पहुंचा सकता है। इसके लिए तो कहते हैं बच्चों, जब आप मोबाइल चला रहे हो तो ज़्यादा मोबाइल ना चलाएं, थोड़े ही समय के लिए आप मोबाइल चलाएं, अन्यथा आपको उसकी हानि हो सकती है। ठीक है बच्चों, गेम खेलने से भी आप बचें, गेम भी ना खेलें, पढ़ाई के लिए बस मोबाइल का उपयोग करें और अन्यथा कोई दूसरे कामों के लिए मोबाइल का उपयोग ना करें। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? चौथा प्रश्न है, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। मतलब कि जो प्रकाश है वो अपने अवयवी रंगों में जब विभक्त हो जाता है तो उसे विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में आपको आसमान में रंग बिरंगा, जब आसमान तीर कमान जिसे इंद्रधनुष कहते हैं उस टाइप में दिखाई देता है तो वहां पर बहुत सारे आपको कलर नजर आते हैं। कौन कौन से कलर नजर आते हैं बच्चों? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी कमेंट करेगा उसका रिप्लाई उसको अवश्य मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 है, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। तंत्रिका कोशिका के प्रकार क्या है? शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों की संरचनाएं या सूचनाएं भी भेजते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं? इन दोषों के निवारण किस प्रकार किया जाएगा? मनुष्य में मुख्य रूप से बच्चों 2 दोष होते हैं। होते तो कुल टोटल 4 हैं, लेकिन होते कितने हैं? 2। एक तो निकट दृष्टि दोष और एक तो दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नाम के उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब कि ऐसा लग रहा है आपको पास की वस्तु का दोष होता हो, नहीं। पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और इसके विपरीत दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है पर पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप अवतल लेंस का उपयोग करेंगे और उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में करते हैं। तो यहां पर देखिए, कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। उचित संशोधक लेंसों का उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों को संशोधन किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्रहीन धुंधली हो जाती है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। देखो बच्चों, मैंने आपको समझा दिया और फिर यहाँ पर आपकी पुस्तक के अनुसार मैंने उत्तर भी लिख दिया है। ठीक है, अब आपको जो उत्तर बहुत अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं।
7वां प्रश्न है विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? तो यहां पर देखेंगे, अब उत्तर में लिखेंगे आप लोग, विसरित परावर्तन असमान तल से होता है जबकि नियमित परावर्तन समान तल से होता है। कितनी अच्छी बात है, विसरित परावर्तन असमान तल से और जबकि नियमित परावर्तन समान तल से होता है। विसरित परावर्तन में आपतित किरण व परावर्तित किरण का मान भिन्न होता है एवं इसमें बराबर होता है। इन दोनों में समान नियमों का पालन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, देखा हमने कितने अच्छे से उत्तर लिखा ना। इसी प्रकार आप इसका लिख लीजिएगा। अब 8वें का देखिए, प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम मैंने अभी आपको ऊपर जो समझाया वो यहाँ पर भी है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आरेख खींचिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने आपतित किरण, परावर्तन किरण या परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो बिल्कुल सीधी लकीर है, यहाँ पर ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ हमने डायग्राम के द्वारा समझा दिया है, आप भी इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न भागों के कार्य भी लिखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों मानव नेत्र का नामांकित चित्र। ये पक्षमाभी पेशी है, ये परितारिका है, ये लेंस है, ये कॉर्निया है और ये रेटिना है और ये प्रकाशिक तंत्रिकाएं हैं। इस प्रकार से ये आपके मानव का नामांकित चित्र है। अब यहाँ पर इसके भागों का थोड़ा सा वर्णन देखेंगे। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव कर सके। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं, जिसकी सहायता से आप देखते हैं क्या नहीं। हाँ, परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसके विशिष्ट रंग प्रदान करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जगह कम के कारण हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ भी आ गया होगा। अगला प्रश्न है 10वें का पहला, कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। तो देखो, कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियां लीजिए। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। ट्यूब के सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए लगाइए। इस प्लेट पर छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखिए। उसके बाद क्या करना है आपको, ट्यूब के इस सिरे पर घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए। अब इसे बंद कर दो और रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह भी दीजिए। ठीक है, अब इस जो कैलाइडोस्कोप है इसका उपयोग क्या है? तो कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं और दीवारों को सजाने और वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, सजाने वाले कागज जो दीवार में लगाते हैं वो, और वस्त्रों के डिजाइन के लिए भी कैलाइडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कैलाइडोस्कोप का नामांकित चित्र बनाना था, तो यहाँ पर देखो हमने आपके लिए कैलाइडोस्कोप का नामांकित चित्र बना दिया है। आप भी इसी प्रकार से बना लीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और अब आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा विज्ञान का पूरा कंप्लीट हो चुका है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। देखा बच्चों, हमने कितने अच्छे से आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब हम आपको बता दें कि आपको करना क्या है। पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम बहुत जल्दी, सबसे जल्दी आप लोगों को जो है वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और बहुत जल्दी पेपर से संबंधित जानकारी भी आपको देते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें और सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जे भेजिए, आप सभी दोस्तों को भेज दीजिए ये वाला जो वीडियो है, इसके पहले के भी वीडियो, जिससे कि दोस्त भी आपके सब्सक्राइब कर लें और जब हम लाइव क्लास लें तो आप सब दोस्त एक साथ हमसे मिल जाएं और जुड़ जाएं और साथ में पढ़ाई करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक आनंद आए। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। वैसे तो हमारे पूरे सब्जेक्ट हो चुके हैं, फिर भी आपके लिए हम और एक श्रृंखला लेके आएंगे जिसमें हम और आपको अच्छे से समझाएंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बच्चों।